क्या कभी सोचा कि मोबाइल टावर, देखो मोबाइल टावर कैसा होता है। मोबाइल टावर कुछ ऐसा ही तो होता है, या कोई भी टावर नीचे ज्यादा चौड़ा, ऊपर धीरे धीरे पतला होता जाता है। क्या मोबाइल टावर ऐसा देखा? ऐसा बोलो ना, मोबाइल टावर ऐसा होता है या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है ना। इसके बाद मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखा होगा। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जैसे जैसे फ्लोर बढ़ता चला जाता है, उसका सीलिंग, उसका छत थोड़ा और नीचे होता चला जाता है। एक बात तो क्लियर है कि मोबाइल टावर ऐसे है, ऐसे नहीं है। छत, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में छत थोड़ा सा नीचे होता चला जाता है। तो ऐसा क्यों किया गया होगा? एक सिविल इंजीनियर ऐसा क्यों किया गया होगा? क्यों किया होगा सिविल इंजीनियर ऐसा? ताकि बैलेंस बना रहे। सिंपल सी बात है। बैलेंस बना रहे। ऐसा नहीं कि हल्का सा अर्थक्वेक आए, तेज हवा बहे और ये टावर ही उलट जाए। तो आखिर ये क्यों किया गया होगा? यही एक्सप्लेन करता है सेंटर ऑफ मास। एक सिविल इंजीनियर को सेंटर ऑफ मास की जानकारी बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए, तभी वो एक बहुत बेहतर सिविल इंजीनियर बन सकता है। तो आज देखेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास, वन शॉट में खत्म करेंगे सिर्फ सेंटर ऑफ मास। उसके बाद कॉलिजन का वीडियो डालेंगे। तो हम हैं आपके अपने धर्मात्मा सर, और आगे बढ़ते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से। सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास क्या है? अगर सेंटर ऑफ मास के डिफिनीशन की बात करें तो सेंटर ऑफ मास को ऐसे डिफाइन किया जाता है, द पॉइंट एट विच whole mass of a body is supposed to be concentrated. Concentrate means क्या? केंद्रित। concentrated is called center of mass. वो पॉइंट जहां पर पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेट हुआ माना जाए। ऐसा इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि जैसे ये मान लो ये मार्कर है, ठीक? तो इसका सेंटर मास तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास तो पूरा फैला हुआ है। लेकिन अगर कल्पना करें, इमेजिन करें कि कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर पूरे पेन का मास जमा कर दिया जाए, तो बाकी पेन हटा दे और उस पॉइंट को कंसीडर कर लें, तो पूरे बॉडी का मास उस एक ही पॉइंट पर जमा है। पूरे बॉडी का मास एक ही पॉइंट पर केंद्रित है, कंसंट्रेटेड है, तो दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। अब हम लोग ये चेक कर सकते हैं, वो तो नॉर्मल बात है ये। जैसे मान लो इसको, वो पॉइंट खोजो जहां पर ये बैलेंस हो जाएगा, जहां बैलेंस हो जाएगा। देखो इस पॉइंट पर बैलेंस हो गया ना, तो दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। तो हम ऐसा मान कर चलते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं कि पूरे पेन का मास इसी पॉइंट पर कंसंट्रेट होगा, इसी पॉइंट पर केंद्रित होगा, जमा होगा, यानी कि उस पॉइंट पर बॉडी पूरा बैलेंस होगा। तो एक बात तो क्लियर है, सेंटर ऑफ मास पर कोई बॉडी बैलेंस होगा ना, इक्विलिब्रियम में रहेगा, बैलेंस होगा, ठीक? अब इस पॉइंट से, सेंटर ऑफ मास से थोड़ा भी इधर उधर खिसकोगे तो ये पेन गिर जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो एक कंक्लूजन क्या निकला सेंटर ऑफ मास से? सेंटर ऑफ मास से ये कंक्लूजन निकला कि अ बॉडी रिमेन्स बैलेंस्ड, यानी कि इन इक्विलिब्रियम। कहां पर? सेंटर ऑफ मास पर। सेंटर ऑफ मास पर कोई बॉडी बैलेंस रहता है। अच्छा, जिधर हैवियर पार्ट होगा, मान लो कि पूरा एक जैसा है, तब तो ठीक बीच में होगा सेंटर ऑफ मास, मतलब हर जगह इसका थिकनेस सेम है, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तब तो ठीक मिडिल पॉइंट पर या सेंटर पर होगा सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, मतलब थिकनेस कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा हैवी है, कहीं लाइट है, कहीं भारी है, कहीं हल्का है, तो सेंटर ऑफ मास किधर बैलेंस होता है? ये प्रैक्टिकल बात है, तुमको पता है। वो हैवी जिधर होगा, जिधर भारी होगा, उस तरफ शिफ्ट होगा सेंटर ऑफ मास। यानी यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास ठीक मिडिल पॉइंट पर या सेंटर पर होगा, और जो नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास जिधर हैवियर पार्ट है उधर होगा सेंटर ऑफ मास ना। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं, ये बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम लोग ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म बॉडी lies at middle point or at the center,
or at the center. But for non-uniform body, जो कि सब जगह एक समान नहीं है, उसकी मोटाई भी एक जगह सब जगह एक समान नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी की बात करते हैं, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा किधर? सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स टुवर्ड्स हैवियर पार्ट। सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स टुवर्ड्स हैवियर पार्ट। जिधर भारी होगा सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट करेगा, उधर शिफ्ट करेगा ना। जैसे देखो इस सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? ठीक सेंटर पर। इस सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास ठीक सेंटर पर होगा। अब मान लो कि सम पोर्शन ऑफ दिस प्लेट इज कट आउट, इसके कुछ पोर्शन को काटकर हटा लिया, तो अभी रिमेनिंग पोर्शन ये बचा, इधर भारी हुआ, तो सेंटर ऑफ मास किधर होगा? ऑब्वियसली अब सेंटर ऑफ मास सेंटर पर नहीं होगा, अब सेंटर ऑफ मास किधर होगा? तो जिधर हैवियर पार्ट है उधर होगा, मतलब इधर कहीं पर होगा सेंटर ऑफ मास। यहां से इधर होगा लेफ्ट, ये शिफ्ट कर जाएगा किधर? लेफ्ट साइड में ना। तो यहां से तो कई बार हम लोग ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखकर कंक्लूजन निकाल सकते हैं। मान लो कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास पहले था सेंटर पर, अभी कुछ पार्ट काट के निकाल लिया, तो जिधर हैवियर पार्ट है उधर सेंटर ऑफ मास होगा। तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में देखकर तुम डिसाइड कर सकते हो कि अच्छा ये वाला ऑप्शन हो सकता है, विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट फॉर्मूला, यूज ऑफ फॉर्मूला कर सकते हैं ना। तो सेंटर ऑफ मास हो गया वो पॉइंट जहां पर पूरे बॉडी का मास जमा हुआ या कंसंट्रेट हुआ माना जाता है। सेंटर ऑफ मास पर कोई बॉडी बैलेंस रहेगा उस पॉइंट पर, अगर उस पॉइंट से थोड़ा भी इधर उधर हो गए तो अनबैलेंस हो जाएगा। यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास ठीक उसके सेंटर पर, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं भारी कहीं हल्का, तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट करता है? हैवियर पार्ट की ओर। बोलो क्लियर? यहां तक एकदम सेंटर ऑफ मास क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो बढ़ जाए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे, देखो अभी बात किए थे ना, अभी बात किए थे कि टावर ऐसे क्यों नहीं होता है, मोबाइल टावर ऐसे क्यों नहीं होता है, टावर ऐसा ही क्यों होता है? या मान लो तुम जब खड़े होते हो एकदम सीधा ऐसे खड़े होते हो, एक्चुअली बैलेंस के लिए लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये बात भी ध्यान में रखना है, लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड पास थ्रू द बॉडी, तभी बैलेंस रहेगा बॉडी, पास थ्रू द बॉडी तभी बॉडी बैलेंस रहेगा। जैसे मान लो तुम खड़े हो, सीधा ऐसे खड़े हो, अब तुम्हारा सेंटर ऑफ मास मान लो इस जगह पर है, तो यहां से अगर लाइन एक ड्रॉ करोगे तो तुम्हारे दोनों पैर के बीच से पास किया लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देन यू आर बैलेंस्ड। अब मान लो एक हाथ में बहुत भारी चीज ले लिया, एकदम भारी चीज, ठीक, अब इधर हो गया हैवियर पार्ट, तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट करेगा? हैवी पार्ट की ओर। जैसे सपोज करो इस हाथ में बहुत भारी चीज है, ठीक ना, अभी सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा? दोनों पैर के बाहर, इधर हैवी पार्ट है, इधर भारी है, तो सेंटर ऑफ मास दोनों पैर के बाहर पड़ेगा, तो तुम गिर सकते हो। इसीलिए तुम क्या करते हो कि जिधर हैवियर पार्ट है, भारी सामान है हाथ में, तो तुम दूसरे तरफ झुक जाते हो, ऐसे ना, ऐसे झुक के चलते हो। क्यों? क्योंकि वो जो सेंटर ऑफ मास, लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास बाहर पड़ रहा था, अभी तुम झुक कर उस लाइन को अंदर लाने की कोशिश करते हो, तो जब भी तुम झुकोगे ये लाइन कहां जाएगा? दोनों पैर के बीच में, और तुम बैलेंस रहोगे, गिरोगे नहीं। ठीक, अभी मोबाइल टावर की बात करते हैं हम लोग। यहां देखो इस केस में अगर सेंटर ऑफ मास कहीं पर है, यहां से लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास पास करेगा मोबाइल टावर के अंदर से होकर, तो ये टावर बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर उल्टा बना दिया ऐसा वाला टावर, अभी यहां से लाइन खींचेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर बाहर चला जाएगा, टावर से कहीं ना कहीं जाकर ये लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास बाहर चला जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में अगर लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर शिफ्ट कर जाए तो बॉडी अनबैलेंस हो जाता है, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है। तो ऐसा मोबाइल टावर तो हल्का हवा के झोंका पर गिर जाएगा, उलट जाएगा, फेंका जाएगा, है कि नहीं? बोलो। इसलिए ये बात ध्यान में रखना, लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड पास थ्रू द बॉडी, बॉडी से बाहर नहीं होना चाहिए, तभी बैलेंस बना रहेगा। बोलो क्लियर है? अब हम लोग सीखेंगे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना, चलिए आगे ही बढ़ जाते हैं। देखो सेंटर ऑफ मास कभी भी फाइंड करना हो किसी पार्टिकल का, टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास, तो कोऑर्डिनेट की जानकारी होनी चाहिए। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मान लो यहाँ पर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया एक्स वाई, तो इस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? इस कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालो तो ये होगा x
और ये होगा y। यही तो होता है कोऑर्डिनेट का मतलब। बोलो क्लियर है, सिंपल मैथ है, यही तो होता है। ठीक, अब सपोज करो कि इस एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल का मास m1 और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरे पार्टिकल का मास m2 और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो सेंटर ऑफ मास निकालने का ये तरीका है, m1 x1 प्लस m2 x2, और भी रहता पार्टिकल तो आगे लिख देते ना, m3 x3 m4 x4, और नीचे टोटल मास m1 प्लस m2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट में अगर सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो y कोऑर्डिनेट ले लेना, और क्या, m1 y1 प्लस m2 y2 बाय में टोटल m1 प्लस m2 ले लेना। यहां से सेंटर ऑफ मास आ जाएगा x कोऑर्डिनेट में भी और y कोऑर्डिनेट में भी। सिंपल। तो मेन चीज है कोऑर्डिनेट को करेक्ट लिखना अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। कोऑर्डिनेट को करेक्ट लिखोगे तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा, वरना सिंपल फॉर्मूला पर पुट कर देना है, बस सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सही लिखने के लिए मेरा सजेशन है तुमको, ऐसे तुम ओरिजिन कहीं भी ले सकते हो, तुम्हारा चॉइस है, इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। कोऑर्डिनेट तुम कहीं भी ले सकते हो, ठीक, ओरिजिन। लेकिन अगर ओरिजिन एक कॉर्नर पर लेते हो, ओरिजिन एट वन कॉर्नर या वन वर्टेक्स, तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा सिंपल होगा, आसान होगा। ठीक ना, जैसे कि देखो ना तुम, जैसे देखो यहां इस स्क्वायर पर 4 पार्टिकल ले लिए, चारों का मास m लिखा हुआ है। अभी यहां पर ओरिजिन कहां लेना चाहिए, ज्यादा सही रहेगा। मान लो कि इसका इच साइड L है, मतलब 2 मास के बीच का डिस्टेंस L है, तो हमेशा एक वर्टेक्स पर लेना ज्यादा आसान होता है। जैसे ओरिजिन हम यहां लिए तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा आपका x एक्सिस और इधर हो जाएगा y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट लिखना शुरू करेंगे हम लोग, जरा फ्रेश इसको लिखते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, फ्रेश आगे बढ़ के देखो, ये है आपका प्रॉब्लम, P फॉर प्रॉब्लम। यहां पर एक मास m, मास अलग अलग भी रह सकता है, वो प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है, सवाल देने वाले पर डिपेंड करता है। हम लोगों ने सेम ले लिया, चलो इस साइड L है, इस साइड L है, यहाँ पर ओरिजिन ले लिया, ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ ओरिजिन ले लोगे तो। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब तुमको पता है x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हो, देखो ना, ये डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से L, तो x कोऑर्डिनेट L हो गया, और क्योंकि x एक्सिस है तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 लिखते हैं। अभी इसका कोऑर्डिनेट लिखो इस पॉइंट का, तो देखो कि इसका x L है और y भी L है, x L और y L, तो कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं L L। अब यहां आ जाओ तो देखो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो 0 लिख दो, और y वाला डिस्टेंस कितना है देखो इधर L। बस अगर कोऑर्डिनेट सही लिख लिया तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व। अब बचा क्या, अब तो सिर्फ फार्मूला में पुट करना है भाई साहब, आराम से पुट कीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए। क्या था फार्मूला, क्या था रे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, 4 था ना, तो 4 बार लिखोगे ना टोटल मास यहाँ पर। चलो लिखना शुरू करो, m ये x को, ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। चलो m इंटू 0 m इंटू l ml आ जाओ, m इंटू l ml यहाँ आ जाओ, m इंटू 0 और टोटल मास कितना हो गया रे 4m, तो हो गया कितना ml प्लस ml 2ml बाय 4m, m से m कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 2 4, तो कितना आ गया l/2, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, x कोऑर्डिनेट। अभी y कोऑर्डिनेट लिखने का हम लोगों को, y कोऑर्डिनेट, y वाले में भी क्या लिखोगे, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 बाय टोटल मास। तो करो ना, y कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई करो, m इंटू 0 यहाँ भी देखो m इंटू 0 यहाँ देखो m इंटू l ml, यहाँ आ जाओ m इंटू l ml, और नीचे टोटल मास कितना है m प्लस m प्लस m प्लस m 4m, तो यहाँ भी आपका क्या आ गया, इसको सॉल्व करके l/2, यानी कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट भी l/2 और y कोऑर्डिनेट भी l/2।
ये आ गया आंसर, सेंटर ऑफ मास, इस सवाल का जवाब। अब देखा जाए तो ये सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा है, जरा देखो, L/2 पर। तो L/2 मतलब इसका आधा यहां, और इधर से भी देखो L/2 पूरा L है ना, आधा कितना हुआ L/2 इसके सेंटर पर। यानी कि ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ, ये जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर ही पड़ेगा, सेंटर पर ही पड़ेगा। ठीक है, बोलो क्लियर। तो और एक सवाल का प्रैक्टिस कर ले प्रैक्टिस। बोलो, ठीक है, तो एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये वाला क्लियर हो गया ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। चलो ये वाला देख लो। जैसे यहाँ एम मास, यहाँ एम मास, यहाँ भी एम मास, इच साइड एल है। ओरिजिन कहाँ लेना चाहिए? तो ओरिजिन लेना चाहिए एक वर्टेक्स पर, ये ज्यादा आसान होता है कोऑर्डिनेट फाइंड करना। तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ऐसे हो जाएगा वाई एक्सिस। अभी देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, बोलो बोलो। एक्स वाला एल है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0। अरे एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 और एक्स वाला डिस्टेंस कितना है एल। अभी इसका कोऑर्डिनेट लिखने का है, ये कितना होगा, यहां से कितने डिस्टेंस पर है, यहां से कितने डिस्टेंस पर, ये तो देखना पड़ेगा। एक्स वाला तो क्लियर है, देखो पूरा एल था, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो आधा बाइसेक्ट किया तो L/2 होगा, पूरा एल है ना, ये गिरा कहां आधा पर, तो ये हो गया L/2। अभी वाई वाला देखना पड़ेगा रे, वाई निकालना पड़ेगा, निकाल लो ना, सिंपल मैथ तो है, सिंपल मैथ तो है। देखो ये L/2 है, ये वाई है, ये एल है। पाइथागोरस थ्योरम लगा, पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस L/2 का स्क्वायर, L/2 का स्क्वायर L²/4, 4 ले लिया LCM, हो गया 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, 3L²/4 रूट के अंदर, ठीक ना। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, √3L/2 आ गया, सही है, बोलो सही है। तो वाई कोऑर्डिनेट लिख लेंगे √3L/2, ठीक। अब निकाल लो ना, अब क्या प्रॉब्लम है, एक्स वाला m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 y m1 प्लस m2 प्लस m3 लगाओ, m इंटू 0 0, m इंटू l m l, m इंटू L/2, m इंटू L/2 बाय में टोटल मास m प्लस m 3m, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3ml/2 बाय में 3m कैंसल, क्या आ गया रे L/2, एक्स वाला आ गया L/2। क्या इसी तरह y नहीं निकाल लोगे, क्या इसी तरह y नहीं निकाल लोगे, बोलो कैसे निकलेगा, m इंटू 0 0, m इंटू 0 0, पूरा 0 हो गया, m इंटू √3L/2, m इंटू √3L/2 बाय में टोटल मास 3m, m से m कट गया, m से m कट गया तो √3L 3 2 जा 6, ये 2 नीचे आया ना, 3 इंटू 2 6 आ गया, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का, बोलो क्लियर, एकदम क्लियर, क्लियर, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी का कुछ याद रखना, किसी देखो पता है ना, कोई भी रिजिड बॉडी जैसे स्फीयर होगा, सर्कुलर प्लेट होगा, रिंग होगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, ठीक सेंटर पर होगा, ये तो क्लियर है ना, सेंटर पर होगा, ठीक। अब सपोज करो जैसे रिजिड बॉडी है, कोई रिजिड बॉडी है जिसमें तुम्हारे सिलेबस में जितना तुम्हारे काम की बात है वो कर लेते हैं, सिर्फ ज्यादा बात नहीं करते हैं। जैसे मान लो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, ये याद रखो, ये रहा सेमी सर्कुलर वायर, तार को मोड़ के सर्कल बना दिया, तार को मोड़कर सेमी सर्कल बना दिया, सॉरी सर्कल होगा तब तो सेंटर पर हो जाएगा। मान लो कि इसका रेडियस r है, तो इसके सेंटर ऑफ मास का देखो, x एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास लाई नहीं करता है सेमी सर्कुलर वायर में, y एक्सिस पर लाई करता है, और कितना होता है y एक्सिस पर, बोलो y एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, क्या निकाल सकते हो वैसे, इसको आ जाएगा 2/π टाइम्स इंटू r, ठीक है। इसी तरह से निकाल भी सकते हो वैसे, अगर सेमी सर्कुलर प्लेट है, सेमी सर्कुलर प्लेट, मान लो प्लेट है, वायर नहीं है, पूरा प्लेट है ये प्लेट, तो इसका सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 4r/3π, ये सब याद रख सकते हो, समझे ना, डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हो तुम, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स डिस्कस कर ले, ट्रिकी अप्रोच से लिया गया कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स,
सम टिप्स और ट्रिक्स, ये देख लेंगे फिर खत्म हो जाएगा। सम टिप्स और ट्रिक्स इसके लिए, जैसे देखो पहला मान लो कि कट किया गया, कटिंग टाइप, जैसे कि इस सर्कुलर प्लेट से कुछ काट कर निकाल लिया, तो बचा सिर्फ इतना। या मान लो इसमें से ही ये काट कर हटा लिया, अब बचा सिर्फ इतना। अब ऐसे सिचुएशन में कैसे फाइंड करोगे, तो इसका एक ट्रिक है, आपके फिजिक्स और ट्रिक की अप्रोच बुक बालाजी पब्लिकेशंस है, वो बुक ले सकते हो, देख सकते हो। थोड़ा ये हिल रहा है। तो अब सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका जान लो जरा, सेंटर ऑफ मास निकालने का। ये हट गया, ये वाला देखो सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका, कटा हुआ का एरिया बाय में बचा हुआ का एरिया, कटा हुआ का एरिया बाय बचा हुआ का एरिया इनटू एक्स। अभी बताते हैं एक्स क्या है। देखो जैसे इसमें से मान लो कि इसका रेडियस था 2r, इसका रेडियस कितना था 2r, और इसमें से r रेडियस का एक प्लेट काट कर हटा लिया। अब बचा इतना बचा, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन हमको निकालना है, ठीक ना। तो देखो पूरे प्लेट का सेंटर ऑफ मास यहाँ था, मान लो C1, और ये जो काट कर हटाए हो इसका सेंटर ऑफ मास C2, तो ये C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस ही यहाँ x होता है। x इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ मास। बस सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी करके देख लेते हैं जैसे ये ट्रिक हमको लगाना है, ये ट्रिक है फ्रॉम ट्रिक की अप्रोच, ये ट्रिक लगाना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। देखो जरा कटा हुआ का एरिया, इसका रेडियस कितना है r, तो एरिया क्या लिखोगे, सर्कुलर प्लेट का एरिया पाई r स्क्वायर लिखते हो ना। बाय में रिमेनिंग पार्ट का एरिया, बचा हुआ का एरिया, तो पूरे प्लेट के एरिया में से कटा हुआ का एरिया माइनस कर दो तो बचा हुआ का निकल जाएगा। तो पूरे प्लेट का रेडियस कितना था 2r, तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस कटा हुआ का पाई r स्क्वायर इंटू x क्या है, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, r ही तो है, तो यहाँ r दे देंगे। अब ये हो गया पाई r स्क्वायर, नीचे हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 पाई r स्क्वायर इंटू में पाई r स्क्वायर कैंसल, तो आंसर क्या आ गया r बाई 3। बोलो सिंपल है ना, आसान एकदम। हाँ आसान तो है। अच्छा मान लो ऐसा बोलता कि काट के हटाया नहीं, इसके ऊपर एक और प्लेट डाल ही दिया, तो डाल दिया तो क्या हुआ, ऐड कर दिया। तो हम भी यहाँ फॉर्मूला में क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। मान लो कि इफ प्लेट इज पुट ऑन द डिस्क, अगर डाल दिया तो यहाँ क्या करोगे, माइनस की जगह प्लस कर देना, और क्या पाई r स्क्वायर बाय 4 पाई r स्क्वायर, अब प्लस कर देना पाई r स्क्वायर इंटू में x। अभी सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, r बाय 5। बोलो r बाय 5 आ जाएगा, r बाय 5 ना। क्लियर है, बोलो। तो कभी भी डायरेक्ट तुम यहां से निकाल सकते हो बहुत इजीली, कि जो भी है कहीं भी, मान लो इसमें से ही इतना काट कर हटा दिया, बचाइए। तो कैसे करोगे, पूरे प्लेट का एरिया, ठीक, कटा हुआ का एरिया निकाल लेना, फिर क्या लिखोगे, कटा हुआ का एरिया बाय में बचा हुआ का एरिया जितना बच गया इंटू में x, दोनों के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस ले लेंगे, बस सवाल सॉल्व है ना, सिंपल। अरे आराम से सॉल्व हो जाएगा। और जेईई मेन नीट में रहता है क्वेश्चन, जेईई मेन नीट में इस तरह का क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक। तो बस बिल्कुल आसान है, कटा हुआ का निकालना है तो कटा हुआ का एरिया खाली लिख लो, बचा हुआ का एरिया लिख लो, इंटू में दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लिख लो, सवाल इजीली सॉल्व। बोलो क्लियर है ये यहां से, तो आगे बढ़े, देखें, ठीक है आगे बढ़ो। देखो दूसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज। अगर दो तीन रिजिड बॉडी मिला दिया, रिजिड बॉडी, जैसे मान लो ये एक रॉड ले लिया, इस रॉड का लेंथ L है, एक और रॉड लगा दिया, एक और रॉड, इस रॉड का लेंथ भी L है, ठीक। तो जितना भी बॉडी दिया रहे
सबका अपना अपना सेंटर ऑफ मास फिक्स कर लो। जैसे इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल पॉइंट पर होगा, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल पॉइंट पर होगा, ठीक है। अब किसी एक सेंटर ऑफ मास पर ओरिजिन ले लो, 0 0 ले लिया, तो दूसरे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा लिख लो। तो ये देखो ये पूरा L था, तो ये आधा तो L/2 होगा ना, और ये y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है, तो ये हो गया x0 और y कोऑर्डिनेट हो गया L/2, y कोऑर्डिनेट हो गया L/2। अभी फिर से लगा दो ना सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, m1y1 प्लस m2y2 बाय m1 प्लस m2 बाय m1 प्लस m2। जैसे कि यहाँ लिखेंगे m इंटू 0 0, फिर m इंटू L/2 तो m इंटू L/2 बाय में टोटल मास इसका m और इस रॉड का m प्लस m 2m। अब m से m कट गया, कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल, तो बच गया कितना L/2 और बाय में 2 यानी कि L/4। यानी कि इस रॉड का सेंटर, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा L/4 पर। L/4 क्योंकि ये L/2 था तो इसके आधा पर होगा, कहीं पर यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास, है ना, L/4 आ गया। सिंपल। कोई भी किसी भी तरह का सिचुएशन हो, जैसे ये देखो ये कोई प्लेट ले लिया, ठीक है, ये कोई प्लेट ले लिया, ऐसा प्लेट है। अभी इसको अगर हम ऐसा मानकर चलें कि चलो ये एक प्लेट हो गया और ये एक प्लेट हो गया, इसका अपना सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर होगा, इसका अपना सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर होगा। अब इसका कोऑर्डिनेट लिख लोगे, फिर इसका कोऑर्डिनेट लिख लोगे और उसके बाद फिर लगा देना सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, वेरी इजी। जैसे मान लो ये कोई सर्कुलर प्लेट है और इसके साथ एक स्क्वायर प्लेट सटा कर रख दिया। अभी सेंटर ऑफ मास निकालने का है। मान लो कि ये रेडियस इसका r है और इसका पूरा लेंथ 2r है, पूरा लेंथ 2r है इस सर्कुलर ये सॉरी स्क्वायर प्लेट का, तो ये 2r है तो ये r हुआ, है ना। अभी एक के सेंटर ऑफ मास पर ओरिजिन ले लो, दूसरे का कोऑर्डिनेट लिख लो, r और r 2r और 0 हो गया, बस सवाल सॉल्व। अभी आराम से अप्लाई कर लो, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा लो, m इंटू 0 तो 0, m इंटू 2r तो हो जाएगा 2mr बाय में टोटल मास m प्लस m 2m, mm कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो r पर ही आया सेंटर ऑफ मास। इस तरह से हम लोग इजीली सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं। बोलो ठीक है, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, ठीक है। इसके बाद और पढ़ लो फिजिक्स से ट्रिकी अप्रोच, बालाजी पब्लिकेशन, ठीक। आराम से उसको अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर कहीं भी सर्च कर सकते हो और खरीद सकते हो, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास वन शॉट में खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे कॉलिजन टॉपिक, कॉलिजन, ठीक है। बस लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दिया करो, ठीक। कोई प्रॉब्लम रहे, डाउट रहे तो कमेंट में भी लिख दिया करो। फिर मिलेंगे आपके अपने धर्मात्मा सर, नेक्स्ट टॉपिक वन शॉट में खत्म करेंगे, कॉलिजन। थैंक यू।